नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बहुत आपको लेंथी दिखेगा, बट कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू टाइप से आता है। एक तो आता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आता है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर इसको बहुत गहराई से पढ़ना होता है। लेकिन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जुडिशरी के लिए आता है तो वहाँ पे आपको मेन तो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, तो बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी होती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम के लिए नहीं बना हुआ है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया के लिए बना हुआ है। हाँ, उनका कुछ पार्ट है जो हमारे एग्जाम में आता है, तो उस मैटर में आपको छोड़ने पड़ते हैं। जब मैं बात करूँ आईएएस के एग्जाम की, जब मैं बात करूँ आरएएस के एग्जाम की, तो उतने केस लॉज भी उनको देखने की जरूरत नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन क्योंकि उनको पॉलिटी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब मैं बात करूँ जुडिशरी की, तो यहाँ तो सब कुछ ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। यहाँ तो आर्टिकल 32, यहाँ पे आर्टिकल 226, आर्टिकल 141 ये तो रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि हम लोग जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं। और जब जुडिशरी का एग्जाम देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। तो ये आज सीखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो जब भी आप कॉन्स्टी पढ़ो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्स्टी की प्रेम्बल। देखिए बेटा, आप एक एडवोकेट है, राइट, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके बार काउंसिल में बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं। आप जब कोर्ट जाते हैं तो छोटे मोटे वहाँ पे ना वर्कशॉप्स होते रहते हैं। कभी कोई जस्टिस आता है, कभी कोई आता है ना, कभी आपको कॉलेज में बुलाते हैं। तो एटलीस्ट जब उससे भीड़ में पूछे किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल याद है, तो आपको वहाँ खड़े होना चाहिए, यस सर मुझे याद है। यदि वहाँ प्रेम्बल बोलते हैं तो मैं आपको सही बताऊँ, इतनी जो तालियां बजेगी ना आपके लिए, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आपको कुछ आए ना आए, प्रियम्बल रटी हुई होनी चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में, बट प्रियम्बल आपकी रटी हुई होनी चाहिए। ये प्रियम्बल आपके लिए तालियां बटोरने के लिए काम आएगा। ये प्रियम्बल लोग आपको इंटेलिजेंट समझेंगे। और ये प्रियम्बल जब आप कभी भी ऐसे राइटिंग लिखते हैं, एग्जाम में आता है लीगल ऐसे, तो वहाँ काम आएगी। यदि आपको दोनों लैंग्वेज में याद है तो लीगल ऐसे जो राजस्थान के हिंदी इंग्लिश दोनों में आता था, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश का इंग्लिश में लिख दो। तो प्रियम्बल पहला पार्ट है आपका जिसको आपको याद करना है। ठीक है, देन आता है अपने पास, चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स है फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि अगर मैं जुडिशरी की बात ना करूं, मैं बात एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस के एग्जाम की करती हूँ, तो 22 नहीं है वहाँ पे 22 के बाद आता है ये पहला 4A तो हो गए 23, फिर आता है 14A तो हो गए 24, फिर आता है 9A 9B हो गए 26। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो, या जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 26 पार्ट है। लेकिन अपन जुडिशरी वाले, हम तो जुडिशरी वाले, तो जुडिशरी के तो जहाँ खत्म होता है लास्ट वही खत्म है, बीच वाले अलग से थोड़ी काउंट करेंगे। ऐसे अलग से काउंट करने बैठ गए तो फिर तो सारी चीजें बढ़ जाएगी हमारी। तो हमारे पास 22 पार्ट है। फिर आया शेड्यूल, इसके अंदर कितने आर्टिकल, कितने 395 इसके आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है इसके पास, 395 आर्टिकल है इसके पास। हाँ जी, इसके पास कितना आर्टिकल है, 395। अब वही कहूंगी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 395 है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते तो 400 समथिंग है। क्यों, 4A के अंदर अलग सा है, माइक बंद करो बेटा अपने अपने। 4A के अंदर अलग है, फिर 9A के अंदर अलग है, 9B के अंदर अलग है, 14A के अंदर अलग है। और जब नॉर्मली पढ़ोगे तो कितने ABC दिए हुए हों, तो वैसे देखा जाए तो 400 प्लस चले जाते हैं। फिर आई शेड्यूल, इसके 12। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन कितनी शेड्यूल थी, उस दिन हमारे पास 8 थी। फिर जो 9, 10, 11 और 12 ये चारों अमेंडमेंट से जोड़ी गई, जो अमेंडमेंट मैं आपको बताऊंगी, और ये अमेंडमेंट से एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, देन आया कमेंसमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसका कमेंसमेंट हुआ था, 26 जनवरी को। और ये बनी कब थी, ये 26 नवंबर 1949 को बनी थी, जिस 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पता जी कि एक सवाल है, 26 नवंबर। जिंदगी में कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपको पता नहीं होती और वो आपके साथ हो जाती है। मैंने भी एक सपना देखा था मुझे जज बनना। मेरा 2008 का लॉ पास आउट है। 10 में मैंने प्रिपरेशन की, पहली बार आरजेस दिया था, फिर वही ज़्यादा गाइडेंस नहीं था तो मैं भी जॉब वॉब करने लग गई। फिर 2015 में फिर से लगा आरजेस करना चाहिए, फिर से अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और 15 में मेरा प्री हो गया बट मैन नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2016 मुझे क्या तैयारी करेंगे। इसी कड़ी में ऐसे मजाक में एक दिन कोचिंग खुल गया 2016 में। और जिस दिन मैंने कोचिंग में एंट्री की थी इस कमरे में, उस दिन 26 नवंबर था। मुझे बात पता भी नहीं थी कि कौन सा डे है, क्योंकि अपना जीके तो वैसे ही लॉ वालों का जीके का होता है, अपन को तो पता ही नहीं होता है। हमारा जीके हमें पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन डे में सेलिब्रेट होता है। भाई 26 नवंबर को बोला, 27 को अपना जन्मदिन आता है, बड़े सेलिब्रेट करके एक शुरुआत की जीवन की। एक साल बाद फिर इसकी सेरेमनी आई, इसकी एनिवर्सरी आई या बर्थडे आया, कुछ भी कह लो। तो जब इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की तो पता चला 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है।
अब बताओ, मुझे ये पता ही नहीं था। मतलब जब कोई चीज़ शुरू होनी होती है ना, वो खुद से हो जाती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा आरजेएस नहीं होता, मैंने आरजेएस 5 टाइम मैन लिख दिया, बट मेरा नहीं हुआ, मेरा मैन क्लियर ही नहीं हुआ। तो हर बार लगता है भगवान सब कुछ तो आता, अब कब कराओगे। तो मेरा एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी चीज़ बस सिखाई कि मैम देखो, अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, वो आपकी इच्छा है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, वो ऊपर वाले की इच्छा है, तो कुछ अच्छा ही होगा उसमें। आप इतना बढ़िया कोचिंग चलाए, क्या दिक्कत है। लेकिन ना मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए ना, हम सबको गवर्नमेंट नौकरी तो गवर्नमेंट ही होती है, घर का कितने के चला लें, राइट। तो ये 26 नवंबर 1949 तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आया, और 26 नवंबर 2016 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। अब इसको बनने में कितने दिन लगे थे आपके? 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ते तो सबसे पहले आता प्रीलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या है, इंडिया एक यूनियन है, और बाकी उसकी क्या टेरिटरी है। तो सबसे पहले इंडिया आया, उसकी टेरिटरी आई, तो यूनियन एंड उसकी टेरिटरी है 1 to 4 संघ, और उसके राज्य क्षेत्र है आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 कहता है कि कौन कौन सा इसके एरिया है। 2 कहता है हम एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे। 2A सिक्किम का रिपील है। 3 कहता है कि हम इनकी बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हम नेम चेंज कर सकते हैं, हम एक स्टेट को 2 स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि हमने MP को छत्तीसगढ़ बनाया, हमने तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग किया था, तेलंगाना को अलग किया था, ठीक है। और क्या किया अपने, उड़ीसा को उड़ीसा से उड़ीसा कर दिया, तो नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं। यूपी से उत्तराखंड निकाल लिया। तो जो भी चेंजेस है, नाम में परिवर्तन है, वो सब हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं 3 में। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो बताता है भैया इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया में पार्लियामेंट क्या क्या काम करेगी। तो यहाँ पे सारा काम पार्लियामेंट लॉ बना के करती है। ये कहता है 1 2 का 4 कर दिया। तो फिर आए कौन, हम इंडिया में। तो हमें इंडिया में रहने के लिए क्या दी, सिटीजनशिप। तो हमको सिटीजनशिप मिल गई, कहाँ से कहाँ तक मिल गई, 5 से लेके 11 तक। तो 5 से लेके हमारे पास सिटीजनशिप आ गई। सिटीजनशिप के कितने फायदे पता आप लोगों को, कि भी आप घूमने के लिए गए, तो घूमने के लिए जाना, तो कहीं जगह पे आप देखोगे कि जहाँ पे फीस लगती है तो लिखते हैं इंडियन के लिए 20 रुपीज़, और फॉरेनर के लिए 200 रुपीज़। तो सिटीजनशिप होने के कितने फायदे हैं कि आपको फॉरेनर से कम पैसे देने होते हैं। तो सिटीजनशिप देती है आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 से 11 पढ़ेंगे। अगर आप ऑफेंडर बन जाते तो क्या आपसे सिटीजनशिप छीन लेते, नहीं रे, कैदी हो तो भी सिटीजनशिप ही सिटीजन इंडिया के कहलाओगे। अब इंडिया में सिटीजनशिप मिल गई तो आपको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो आपने कहा सर यहाँ पे तो राइट्स देने पड़ेंगे, तो हमने आपको फंडामेंटल राइट दे दिए। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35। अब ये फंडामेंटल राइट में क्या क्या राइट मिले हमें, राइट टू इक्वालिटी मिली, कहाँ से कहाँ तक मिली, 14 से लेकर 18 तक। फिर हमें राइट टू फ्रीडम मिली, कहाँ से कहाँ तक मिली, 19 से लेकर 22 तक। फिर हमें अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन मिला 23 से लेकर 24 तक। फिर हमें अपना रिलीजन राइट मिला 25 से लेकर 28 तक। फिर हमें एजुकेशनल कल्चरल राइट मिला हमारा 29 से लेकर 30 तक। और देन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिली। और ये सब कुछ आप बचपन से पढ़ते आ रहे, जब से आप स्कूल जा रहे हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब जब फंडामेंटल राइट आए तो उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कहा हम भी आएंगे, हम भी पॉलिसीज बनाएंगे। तो आया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अब 2 सवाल आपके सामने। पहला क्वेश्चन, ये फंडामेंटल राइट्स कहां से आए थे हमारे, अमेरिका। फंडामेंटल राइट कहां से आए थे, अमेरिका से नहीं आए। और ये कहां से आए थे, आयरलैंड से। और ये कहां से आए हमारे, रसिया से। फंडामेंटल राइट अमेरिका से ही नहीं पता है, क्या बोलते हैं आपको, यूएसए। हाँ तो भूल गए आज, ओ ये तो आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, याद ही नहीं था। देखो यही आपका सवाल है, तो लिखो फंडामेंटल राइट आए हमारे यूएसए से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आई हम, फंडामेंटल डीपीएस पे आयरलैंड, प्री का क्वेश्चन है। और फंडामेंटल राइट्स आए हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज आई हमारी कहाँ से, रसिया, मतलब रूस, सोवियत रूस, रसिया बोलते हैं जिसको ना। तो डीपीएस भी आई। फिर आया 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से, अब देखो जो बीच में आया अमेंडमेंट्स आया, कौन से अमेंडमेंट्स आया, देखो 42nd अमेंडमेंट कब हुआ, 1976 को। कहां से लिया हमने, सोवियत रूस यानी रसिया से लिया। और किस कमिटी की वजह से आया, लिखो स्वर्ण सिंह कमिटी। ये तीनों के तीनों आपके प्री के सवाल है। तो कौन सी कमिटी से आया, स्वर्ण सिंह कमिटी से आया। आ गया ये सारा प्री के सवाल क्लियर। अब आया खत्म। तो ये तो देखो यूनियन और टेरिटरी आई, हमें सिटीजनशिप दी, फंडामेंटल राइट मिले, कंट्रोल के लिए डीपीएस भी बनी, हमें हमारी ड्यूटीज बताई, मैटर खत्म। इसका मतलब जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 4 है एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है।
देन आता है 5 से लेकर 10 तक। ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? इधर देखो, 5 कहता है द यूनियन, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। कहां से कहां तक? 52 से 151। इस 52 से 152 में हमें 3 बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेगी। एक मिलेगा प्रेसिडेंट, दूसरा मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा मिलेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम सब कहाँ रहते हैं? यूनियन के अंदर, हम स्टेट में, तो आया द स्टेट 152 से 237। फिर पार्ट बी के जो स्टेट थे उनको हटा के हमारे सिमिलर कर दिए, तो ये आ गया रिपील पार्ट बी और 230 रिपील हो गया। देन आई हमारी यूनियन टेरिटरी। अब आया आपका पास क्वेश्चन ये आया कि मोनिक बताएगा हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरी हैं आज के दिन। ये हमारा प्री का सवाल है। ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन दे देती हूँ। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। ये आपका प्री का क्वेश्चन है 8 जनवरी 2024 का, 23 जून का। 9, ओके, आपके हिसाब से 9, ओके। विजिता, सीमा ने लिखा बी, ओके। मीरा ने लिखा बी, ओके। हाँ जी विजिता, बोल सकती हो, अभी नहीं बोल सकती। 8। देखो पहले हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग पढ़ रहे तो हमारे पास 7 क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी। फिर अभी हाल ही में चेंज की और जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ा, तो कितनी हो गई? 9। फिर इन्होंने क्या किया? दमन दीव और दादर नगर को एक कर दिया, तो हो गई वापस 8। तो अब अपने पास कितनी हो गई? 8। तो प्री का सवाल आएगा तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे? 8। कौन कौन सी है लिखो? दिल्ली, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पौंडीचेरी, पुंडुचेरी, क्या नाम है उसका? पौंडीचेरी, पुंडुचेरी है। ओके, हाँ लक्षद्वीप लिखो। चंडीगढ़, चंडीगढ़, लिख दिया चंडीगढ़। चौथा लिखो जम्मू कश्मीर। पांचवा लिखो लद्दाख। छठा लिखो अंडमान निकोबार। छठा है, सातवां ये। नेक्स्ट लिखो सातवां है, सातवां लिख दिया वो पुंडुचेरी। कितने हो गए? 7। 8वां लिखो दमन दीव एंड नागर दादर हवेली। दमन दीव एंड नागर दादर हवेली। लद्दाख लिख लिया ना। अब सवाल आया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब बनाया गया? लिखो 2019 में। और जीके में तो ये भी पूछ लेते पुंडुचेरी को कब बनाए, लक्षद्वीप को कब बनाए, चंडीगढ़ को कब बनाए, दिल्ली लिख देना। तो भैया जीके में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। 2019 में जुडिशरी इतना ही पूछेगी कि क्या बोलते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब जोड़ा गया? 2019 में। तो ये भाई जुडिशरी के लिए इजी प्रोसेस है। हाँ जी, तो लिख दिए आपके पास। तो आज के दिन प्री का सर 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। इजी। पार्ट भी 8, यूनियन टेरिटरी भी 8, कभी नहीं भूलोगे आप। हो गया? चलो, तो 5 में यूनियन आई, 6 में हम स्टेट में रहते हैं, 7 में रिपील किया, 8 में यूनियन टेरिटरी को बुलाया। अब हमारी सबसे छोटी इकाई कौन होती है? पंचायत। तो आई हमारे पास पंचायत। ये पंचायत कब आया पता आप सबको? स्कूल में पढ़ा था। 73rd अमेंडमेंट 1992 कि 1991? 2। तो लिखो 73rd अमेंडमेंट 1992। ये आगे और पढ़ाऊंगी जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे। कौन सी शेड्यूल पढ़ेंगे? शेड्यूल नंबर 11। ठीक है। और इस समय 29 सब्जेक्ट जोड़े गए। कितने सब्जेक्ट जोड़े गए थे? 29। ये सब प्री के क्वेश्चन है। तो जो पंचायत है हमारी वो 73rd अमेंडमेंट 1992 हमने जब स्कूल में पढ़ाई की तब भी हमने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी पढ़ी है, ध्यान रखना। ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 है, शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा गया था और टोटल 29 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए थे। अब पंचायत से थोड़ी सी ऊपर कौन है? हमारी म्यूनिसिपैलिटी। तो ये आई हमारी म्यूनिसिपैलिटी। कब जोड़ा गया? 74th अमेंडमेंट। कब हुआ? 1992 को। कितने सब्जेक्ट जोड़े गए? 18। लिख दो 18 सब्जेक्ट। 9 दूनी 18, 18 सब्जेक्ट जोड़े गए।
तो 9A। फिर आया हमारे पास 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आ गए, कहां से कहां तक, 243 Z8 से ZT, पता नहीं कैसे याद करेंगे, बट इसका क्वेश्चन आता था। कब जोड़ा गया, अभी थोड़े साल पहले ही, तो इसको जोड़ा गया, लिखो 97th अमेंडमेंट 2011 से, और ये कई एग्जाम में आ चुका है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को वापस हटाने की बातें चल रही हैं, तो देखो जल्दी हो जाएगा। तो ये सारे अमेंडमेंट रटने हैं, यही हमारे प्री के क्वेश्चन, तो लिख दो कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट 2011 से जोड़ी गई, जो कि आरजीएस प्री 2016 में इसका क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यूनियन आई, फिर स्टेट आया, पार्ट बी को रिपील क्या है, यूनियन टेरिटरी आई, फिर पंचायत आई, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ट्राइबल एरिया कहता है मैं कहाँ जाऊंगा, ले आ भाई तुझे भी, तो द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आ गए 244 से 244A। तो पहले हम सब आए, कब आए थे हम सब आए थे 1-2 का, कहाँ चला गया भाई, पहले हम सब आए 1-2 का 4A में, फिर हमें रहने के लिए जगह दे दी, ये लो 5 से 11। अब जगह मिल गई, तब हमें क्या करना है, काम करेंगे 11 से लगाकर 14A तक, इनको एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आओ। अब चैप्टर नंबर 11 कहता है कि किसी के साथ भी काम करने से पहले रिलेशनशिप चाहिए, तो यहाँ पे आया रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कहां से कहां तक है, 245 से 263। और हमारे बीच 3 तरह के रिश्ते हैं, पता हो तो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट पर यूनियन लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर स्टेट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों मिलकर बनाएगी। तो जितने भी हमारे कानून हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में चले जाते हैं। और फिर एक लाइन आती है, स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकती हैं, लेकिन जब कभी भी इनके लॉज में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो यूनियन प्रिवेल करेगा, सेंट्रल प्रिवेल करेगा। तो ये हमारी रिश्तेदारी है 245 से 263। यहाँ पे हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यहाँ पे पढ़ते हैं पिट एंड सब्सटेंट, यहाँ पढ़ते हैं टेरिटोरियल नेक्सस, बहुत सारे हम डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं जो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जब रिलेशनशिप बैठ जाती है तो हम क्या करेंगे, बिजनेस करने, तो सबसे पहला हमारे पास आता है पैसा। पैसा आया, लीजिए फाइनेंस। फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो तो क्या खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो क्या करते हैं, सूट इंस्टीट्यूट। कहां से कहां तक, 264 से 300A। सवाल हमारा कौन सा आता है, 300A। कब जोड़ा गया, 44th अमेंडमेंट 1978 से। ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट होता था, यह है प्रॉपर्टी राइट, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद कुछ स्टेट कहते हैं लीगल राइट है, जैसे कि अगर यूपी का एग्जाम दोगे तो ये लीगल राइट है, बट अदर देन यूपी देते हो तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी था। तब सरकार कोई भी ब्रिज बनाती थी, कभी रेलवे लाइन बनाती थी, सड़क बनाती, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ, आप हमसे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, तो फिर डेवलपमेंट खत्म। तो उस डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए फिर क्या किया, तो उन्होंने फिर इसको हटाया। तो ये पहले हमारे पास कहाँ था, 31 में, ये आर्टिकल 31 में था फंडामेंटल राइट में। फिर वहां से इसको क्या, रिपील, और रिपील करके 300A में जोड़ा। यही हमारा परीक्षा क्वेश्चन है। फिर बिजनेस करने के लिए चले इंडिया, पूरे इंडिया में, तो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन इंडिया 301 से 307, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पता आपको, ये बिजनेस करने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। कहाँ लिखा हुआ है, लिखो आर्टिकल 19 क्लोज 1 के जी में। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का जी कहता है कि हम सबको बिजनेस करने का अधिकार है, तो हम लोग जो है अपना हॉस्पिटल खुद खोल सकते हैं, अपनी स्कूल खोल सकते हैं, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट है। हाँ जी। देन जब भी आप बिजनेस करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स की चोरियां करते हो तो आपको पकड़ने के लिए कौन आती है, ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कहाँ होती है, तो कहता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन में होती है आपकी यूपीएससी, और स्टेट में जैसे राजस्थान में होता है आरपीएससी, बाकी स्टेट कहता है पीसीएस। जो पीसीएस का एग्जाम है वो होता है 308 से 323। अब बेटा ये कोई दूध से धुले नहीं है, तो ये भी गलतियां करते हैं। अब इसके ऊपर कितने जुडिशियल के केस करोगे, तो इनके खुद के ट्राइब्यूनल्स होते हैं जहां जाके इनकी कंप्लेंट करते हैं कि प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ में ट्राइब्यूनल। 323A से 323B कब जोड़ा गया, देखो 42nd अमेंडमेंट, ये भी हमारा सवाल है 1976 को। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल भी एक कोर्ट होता है। जब हम कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं एक वाइड एस्पेक्ट में, ये लिखो, फिर मैं कोर्ट की डेफिनेशन लिखाती हूँ। देखो 42nd अमेंडमेंट 1976 को जोड़ा गया। ये जो 42nd अमेंडमेंट कितना है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इतना बड़ा है। ठीक है, अब आओ कोर्ट की डेफिनेशन लिखते हैं अपन, आ जाओ। जब हम बात करें कोर्ट के क्या क्या आता है, तो कोर्ट में आता है सिविल कोर्ट, कोर्ट में आता है तुम्हारा क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट में आता है तुम्हारा रेवेन्यू कोर्ट, कोर्ट में आता है ट्राइब्यूनल। इसका मतलब ये ट्राइब्यूनल्स भी कोर्ट होते हैं,
और आता है तुम्हारा अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब जो हमारी होती है ना, पंचायत में अथॉरिटी होती है, म्यूनिसिपैलिटी में जो अथॉरिटी होती है वो भी कोर्ट कहलाती है। तो लिख दो कोर्ट की डेफिनेशन। ये वाइड एस्पेक्ट में है, ऐसा तो सबकी अपनी अपनी कोर्ट की डेफिनेशन हर एक्ट में होती है। हिंदी वाले इसको बोलते हैं राजस्व, इसको बोलते हैं अधिकरण, इसको बोलते हैं प्राधिकारी। ठीक है, तो इसीलिए ये अधिकरण यहां पर है क्योंकि इनकी शिकायत यही कर लेंगे। ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल अथॉरिटी, रेवेन्यू, रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, अच्छा हाँ जी, तो इनकी शिकायत कर दी ट्राइब्यूनल में, मैटर खत्म। ठीक है, इधर आओ सब जने वापस। हाँ जी, तो 1 से 4A हम लोग आ गए, 5 to 10 हमें पूरी जमीन दे दी, 11 से 14 हमने बिजनेस शुरू किया। तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है तो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स, तो आया इलेक्शन। तो 15 से 16 इन दो को एक साथ पढ़ना पड़ता है। आ जाओ। हाँ जी, तो 15 कहता मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लड़ ले। कहां से कहां तक, 324 से 329A। यहां बड़ा कच्छप का है, यहाँ पे आता है कि जब कभी भी इलेक्शन कमीशन, जब कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है सुप्रीम कोर्ट और सॉरी जब कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिअपॉइंट होने चाहिए कि नहीं, इनकी एज को लेकर कोई दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट है ना उनमें इंटरफेयर करता है। और बाकी जब भी इलेक्शन में लेके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है कि इलेक्शन सही है या नहीं। और राष्ट्रपति कैसे करता है, जब इलेक्शन कमीशन उसको ओपिनियन देती है। यानी ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप आज इसको पढ़ लेना क्योंकि इसमें से पक्का जुडिशरी में भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें से पक्का जो है आपके क्या बोलते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में क्वेश्चन आते हैं। और क्या जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो ना, इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हो, क्योंकि हमारे जैन पांडे जी ने आपके फंडामेंटल राइट को 500 पेजेस में बनाया, अकेला 21 उन्होंने 350 पेज में बनाया, तो आप वहीं रह जाते। तो कोशिश करें कॉन्स्टी को पीछे से पढ़े, एटलीस्ट आप कॉन्स्टी पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आपका कभी पूरा ही नहीं होगा जीवन में। ठीक है, तो 324 से 329A इलेक्शन होते ही हर कोई आ जाता है, मुझे रिजर्वेशन दो, मुझे रिजर्वेशन दो। तो हम कहते हैं हमें रिजर्वेशन मत दो, हम कहते हैं सबको रिजर्वेशन दे दो, सिवाय हमें छोड़ दो। मैं जनरल में आती हूँ, हमारी कम्युनिटी को छोड़ दो, फिर हमें अलग कम्युनिटी बना दो, और फिर रिजर्वेशन वालों को सिर्फ रिजर्वेशन में चीजें दो, उनको फिर जनरल में काउंट मत करो। सही लड़ाई खत्म, तो हमें ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन मिल जाएगा। जब तुम हमारे में इंटरफेयर ही नहीं करोगे तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो हर कोई आता हमें लो, तो जाओ तुम भी ले लो। तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 330 से 342A, और आए दिन इस पर दंगे होते हैं, पटरियां उखाड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या नुकसान करते हैं, और आम जनता कितना परेशान होती है इसका किसी के पास जवाब नहीं है। ठीक है, चलो इलेक्शन हो गए, हमने आपको दे दिया। अब बच्चे क्या, लैंग्वेज। अब आता है हमारे पास वापस, चलो आगे। अरे ये भी थक गया बेचारा, बोला मेरे को नहीं पढ़ना। हाँ जी, अब आ गए, अब एक साथ पढ़ेंगे 17 से लेकर 22 तक। तो ऐसे डिवाइड करके पढ़ोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो आ जाओ 17 से। अब 17 कहता भाषा क्या होगी, तो बोला मैं तो हिंदी बोलूंगा, वो कहता नहीं मैं तो कन्नड़ बोलूंगा, वो कहता मैं तो मराठी बोलूंगा, वो कहता मैं तो ये बोलूंगा। अरे भाई तुम्हें जो बोलनी बोलो, कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, तो बोला कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ पे आता है 348, ये हमारे काम का, क्योंकि हम तो जुडिशरी वाले हैं, तो हमें तो जुडिशरी में देखना 348 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। बाकी जनरली इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और हमारी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो 348 में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज तो यहाँ गई, तो बाकी सारे कोर्ट कहाँ जाएंगे भाई, तो याद रखना सीपीसी में इसकी लैंग्वेज दी गई है 137 में बाकी कोर्ट की। ठीक है, और सीआरपीसी में दी गई है हमारे सेक्शन नंबर 272। अभी तक तो सीआरपीसी है क्योंकि ये वीडियो मई में बन रहा है, मई 2024 में चल रहा है, और आपकी बीएनएसएस आएगी 1 जुलाई से। तो ये पहले हमारा रिकॉर्ड हो रखा है, बिल्कुल ही हमारी लाइव क्लासेस जो चल रही है क्लास में उसी की रिकॉर्डिंग है, जो कि हम यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, लाइव क्लास हम कैसे पढ़ाते हैं वो आप देख ही पा रहे हैं। तो आप हमारी फाउंडेशन बेसिस को ज्वाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम सीआरपीसी 272 लिखेंगे। लैंग्वेज आ गई हमारी। लैंग्वेज आते लड़े स्टार्ट। हमारे साउथ वाले तो हिंदी बोलना पसंद ही नहीं करते, वो तो कहता मैं अलग स्टेट बना दो, हम तो अलग कंट्री बनेंगे, बन जाओ तुम अलग कंट्री, और हिंदी बोलो तो आप ऐसे आपको ऐसे दिखेंगे। इसलिए मैं साउथ घूमने नहीं गई कभी। दिखने में भले मैं साउथ इंडियन लगती हूँ, पर मैं साउथ गई नहीं, क्योंकि वो इतना एटीट्यूड है उनमें, तुम्हारे रहने दो, पर नहीं जाना। तो आया आपका इमरजेंसी लग, फिर हमें इमरजेंसी लगानी पड़ती है 352 से। लड़ाई होती क्या लगती है, इमरजेंसी। और बचपन से आपने 3 आर्टिकल पढ़े हैं, 352, 356 और 360, पता है ना ये तीनों आर्टिकल। तो पहले आपको क्या पढ़ना आज,
चैप्टर नंबर आपको पढ़ना 15 और उसके बाद आपको पढ़ना चैप्टर नंबर 18, क्योंकि दोनों से प्री के क्वेश्चन है और इसमें से मेन का क्वेश्चन आता है आरजीएस में 2021 में आया भी था आर्टिकल 352। आपके पास 10 क्या बोलते हैं सब क्लोज है तो बहुत अच्छा लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। देन आता आपके पास मिसलेनियस, सब कुछ खत्म, इमरजेंसी लगते सब कुछ खत्म। कैसे याद किया मैंने इसको पता है, ये 361 है, मैंने यहाँ पे एक टुचकड़ा लगा दिया तो 7 बन गया हमारा। बचपन में स्कूल में ऐसे तो सिखाते हैं कि पहले 1 लाइन बनाओ फिर एक इधर लाइन बनाओ, 7 बन गया, तो इसलिए मुझे याद हो गया। तो 361 से 367 खत्म मिसलेनियस। जब जब आपने मिसलेनियस देखा तब तक कानून खत्म हो गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को तुम ऐसे मिसलेनियस कर दोगे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर इसको खत्म नहीं कर सकते। ये तो सबका राज्य है, जैसे फलों में आम सबका राज्य है वैसे कानूनों में कॉन्स्टिट्यूशन सबका राज्य है। तो बोला रुको रुको रुको, इसको ऐसे खत्म किया हुआ नहीं चलेगा, तो बोला इसको दिया हमने एक अमेंडमेंट। क्या दिया? अमेंडमेंट 368। जब जब जरूरत पड़ेगी तो अमेंडमेंट करेंगे। इसके 4 फेमस केस। सबसे पहले कौन आता? शंकर भगवान, शंकरी प्रसाद। फिर शंकर भगवान की पूजा करने वाला पर्सन कौन कहलाता? सज्जन। तो फिर आता तुम्हारा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह आने के बाद किसको बुलाया हमने? गोलकनाथ जी को बुलाया, तो आया हमारे पास गोलकनाथ जी। और गोलकनाथ जी की बातें थोड़ी सही नहीं थी तो बुलाना पड़ा इसको डांट लगवाने के लिए केशवानंद भारती जी को। अभी थे केशवानंद भारती जी, अभी भी स्वर्ग गए हैं, थोड़े साल ही हुए हैं, बाकी पहले थे वो। तो हमारे पास कौन आया? केशवानंद भारती जी। जब आप ये केसेस पढ़ेंगे ना बेटा, इन केसेस में एक चीज देखना, एक फाइंडिंग नहीं होती, एक केस में अनेक फाइंडिंग होती है, एक केस कई सारे आर्टिकल्स में काम आएंगे, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट ने कभी कहता हम अमेंडमेंट इसमें करेंगे, कभी कहता नहीं, तो इसकी डिटेल क्लास हम पढ़ेंगे। देन ये सब कैसा होगा? बोला चैप्टर 21 कहता है टेम्पररी कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते, ट्रांजेक्शनल कर लेते हैं, स्पेशल प्रोविजंस दे देते हैं आपको 369 से 392 में। अब जब सब हो गया तो अब इसका नाम बता देते हैं। तो 2 तरह की मूवी बनती, एक बनती पहले मूवी का नाम, फिर मूवी स्टार्ट होती, और एक पूरी मूवी बनने के बाद उसका नाम देते हैं कि इसका नाम ये होना चाहिए। बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहता है हमारे नाम सबसे लास्ट में, मेरा नाम शॉर्ट टाइटल एक्शन कमेंट्स में सबसे नाम लास्ट में हूँ। कहाँ से कहाँ तक? 393 से 395 तक। अब आपका प्री का पहला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नेम कहाँ दिया गया है? नंबर ए आर्टिकल 1 में, नंबर 2 आर्टिकल 366 में, नंबर 3 आर्टिकल 4 में, नंबर डी आर्टिकल 393 में, और डी के बाद आता अपना ई आर्टिकल 395 में। ये प्री का सवाल आया है, पहले लोगों को पता भी नहीं था, फिर 2018 में जब मैं यूट्यूब पे आई तो मैंने बताया तो लोगों को पता चला, ओह कॉन्स्टिट्यूशन का नाम याद दिया हुआ है। इवन तो ये क्वेश्चन आया था जेलो 2016 के एग्जाम में, लोगों को पता ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कहाँ दिया हुआ है। ए पन्ने क्या पलट रहा है? ऑप्शन बता। ओके, तुक्का मार मार मार। यस, ये मीरा ने बताया, सीमा ने बताया, ये तो सबको पहले से पता है। पूनम बताएगी तो जानू मैं। पूनम बता। वेरी गुड, कहाँ दिया हुआ है? 393 में, ठीक है। ये हमारा प्री का क्वेश्चन है। आ जाओ वापस। हाँ जी, तो क्या कहता है ये? तो शॉर्ट टाइटल एक्शन कमिटमेंट है 393 से 395 में। तो आपका फिर से प्री का क्वेश्चन आता है कि कहाँ दिया हुआ है? 393 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ना होता है तो उल्टा पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हमें 393 पढ़ना पड़ता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर 394 पढ़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो कमिटमेंट डेट मैंने आपको लिखाई है वो 394 में दी गई। निकालो सभी जने 394। जबकि आज तक अपन ने किसी की कमिटमेंट डेट कहाँ पढ़ता है? सेक्शन 1 में पढ़ते हैं ना। आप कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, आप हमेशा सेक्शन 1 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा चलता है। 394 निकालो जल्दी से, अपना बैरेक खोलो सभी जने, बैरेक का 394 निकालो, और वहाँ देखो दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, दिखा? चेक करो, आर्टिकल 394 निकालो, दिखा? तो इसकी कमेंसमेंट डेट भी पीछे दी गई है 394, ठीक है? ओके, देन आता 395। कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया 20 मिला 394 में, ठीक है। 26 नवंबर 1950 को, नहीं 26 जनवरी 1950 को। तो क्या इससे पहले कोई कानून नहीं थे क्या? ऐसा थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना काम ही नहीं चले। तो इससे पहले थे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो आज भी कॉलेज में पूछा जाता है और वो समझ में भी नहीं आता है।
वो आज भी कॉलेज में पूछते हैं, पता नहीं क्यों, क्या करना है हिस्ट्री का। आज के बच्चे इतने एडवांस है कि सब कुछ तो मोबाइल से काम करते, वो खाना भी घर आता, अब तो उनके खुद को बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसे ऐसे रोबोट, ऐसे ऐसे मशीन आ गई कि आप एक जगह बैठ जाओ सोफे पे, पूरे घर के पोछे लग जाए। जब एक जगह बैठ के पोछे लग सकते हैं, घर बैठे बैठे फोन पे खाना आ सकता है, उन लोगों को हिस्ट्री से क्या लेना देना। बट आज भी कॉलेज में 1935 पढ़ाते हैं, 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लेते हैं, इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है, और प्रीवी काउंसिल का आज भी एग्जिस्टेंस में हमारे 1949 का। तो लेकिन हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पर हिस्ट्री कुछ काम नहीं आनी है। जज बनना है ना, तो कोई लेना देना नहीं है। जज बनने के लिए तो आपके फंडामेंटल राइट हाथ में होने चाहिए, क्योंकि जब केस लड़ोगे तो फंडामेंटल राइट को देखना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का है। आगे हम क्लास में पढ़ेंगे शेड्यूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। तो हमारे फाउंडेशन में आज से स्टार्ट हुए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को ले सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया को भी आप ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।